आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई, लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहाँ पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अंटार्कटिका ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके प्योर्टो रिको आइलैंड और बरमुडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो जो इंसिडेंट हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है, ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना स्टार्ट कब से हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी, लेकिन पहली बार इसको लोगों ने बरमुडा ट्रायंगल कहना शुरू किया जब विंसेंट गेडीज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अर्गेजी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहाँ पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। तो वो जो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल का नाम रखा था द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसकी बात हुई इसको बरमुडा ट्रायंगल ही कहा गया और जब से लेके अब तक इसको बरमुडा ट्रायंगल ही कहा जाता है। अब ये जो बरमुडा ट्रायंगल का जो एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थे उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी, और ये सब तो चल ही रहे थे। इसके साथ साथ समुद्र से शिप ये भी गायब हो रहे थे, और गायब भी ऐसे हो रहे थे चाहे आदमी हो चाहे शिप, उसका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे तो लोगों ने अपने हिसाब से चीजें बोलने स्टार्ट कर दिया। जैसे कुछ लोग बोलते कि इसमें सी मॉन्स्टर है, कुछ बोलते कि यहाँ पे एलियंस हैं, और कुछ तो इल्यूमिनाटी से जोड़ने लगे थे इसको, लेकिन कुछ भी अब तक कंफर्म नहीं हुआ। और जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी भी बुक्स, मूवीज, डॉक्यूमेंट्री बनी है शायद ही किसी टॉपिक के ऊपर बनी होंगी। 1888 में एक शिप था जिसका नाम एलन ऑस्टिन है। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकली थी। 2 से 3 वीक ट्रेवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम गिरफ्रिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है। लेकिन जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के एरिया में आता तो कैप्टन गिरफ्रिन को थोड़ी दूर एक छोटी सी बोट दिखाई देती जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरू में तो वो लोग डर रहे थे, लेकिन शिप के कैप्टन ने कुछ देर बाद कुछ लोगों को उस बोट पे जाने के लिए कहा। तब वो लोग उस बोट पे गए तो वो दंग रह गए, क्योंकि उस बोट पे कोई भी इंसान नहीं था, ना कोई कैप्टन ना कोई इंसान। लेकिन वहां पे जो सामान था वो एज इट इज बिल्कुल सही सलामत उस बोट पे रखा हुआ था। कुछ देर बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस बोट को न्यूयॉर्क ले चलते हैं और वहां की अथॉरिटी को दे देंगे ताकि कंफर्म हो जाए कि इस बोट पे कोई इलीगल चीज तो नहीं चल रही थी। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेते हुए जा रहे थे तो बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए वो बोट गायब हो जाती है। और जैसे ही ये तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है, लेकिन हर कोई उस बोट को देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस बोट को लेकर जो लोग न्यूयॉर्क जा रहे थे वो सबके सब गायब हो जाते हैं और वो बोट बिल्कुल एज इट इज वहीं पे खड़ी रहती है। जो लोग बचे कुचे शिप पे थे वो लोग डर जाते हैं और उस बोट को वहीं पे छोड़ के न्यूयॉर्क निकल जाते हैं। और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मेली सेलेस्टस। इसको 7 नवंबर 1972 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था और उस बोट में बहुत सारे लोग थे। वो बोट जैसे ही बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरती है वो बोट गायब हो जाती है और बहुत ढूंढने के बाद भी वो बोट किसी को नहीं मिलती है। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये से बरमुडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे जो खाना था वो एज इट इज पड़ा हुआ था, लेकिन उस शिप पे जो लोग थे, कैप्टन थे, वो लोग कहीं भी दिखाई नहीं दिए और आज तक उन लोगों का पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहाँ गायब हुए। 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसका नाम दिया गया फाइट 90s। पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन रॉक्स एक जगह है वहाँ पे ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बामा के पास जाकर फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे।
उस पर्टिकुलर टाइम पे मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन वो लोग जैसे ही निकलने वाले होते हैं मौसम खराब हो जाता है। तो उस टीम के जो लीडर थे चार्ल्स, वो डिसाइड करते हैं अब हम टास्क पूरा नहीं करेंगे, हम वापस चले जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं तो वो खराब था। वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं तो वो भी खराब होता है। वो अपनी टीम से कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी टीम के सभी लोगों के कंपास खराब थे। तो जब ये ग्राउंड टीम से कम्युनिकेट करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इसका जो लास्ट मैसेज था वो था कि 100 फीट की ऊंचाई पे कुछ जलता हुआ दिख रहा है, और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई है कि जब वो यूरोप निकले थे तो बरमुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे, तो उनका जो कंपास था वो काम करना बंद कर दिया था। कोलंबस जैसे जैसे ट्रेवल करते थे वो अपनी डायरी में लिखते रहते थे, तो उन्होंने अपनी डायरी में भी लिखा था कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है और उनको आसमान से एक कैंडल सी जलती हुई रोशनी दिखाई दे रही है। ब्रूस गर्नॉल इकलौते एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने बरमुडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापस आए। ब्रूस बहमास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे। उनको करीब 1.5 घंटा लगता था बहमास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में। लेकिन एक बार ये बरमुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना कोई बारिश हो रही थी ना थंडरस्टॉर्म, लेकिन सब शॉक्ड रह गए क्योंकि प्लेन फ्लोरिडा 45 मिनट में पहुंच गया था, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। 250 माइल्स की डिस्टेंस थी जो 1.5 घंटे में पूरी होनी चाहिए थी, क्योंकि इस मॉडल का जो प्लेन था वो मैक्सिमम स्पीड उसकी 180 माइल्स पर आवर थी। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो 45 मिनट में फ्लोरिडा पहुंच जाए। फ्यूल भी उसमें एज इट इज था। जब उन्होंने फ्यूल चेक किया तो जितना उन्होंने भरा था उतना ही फ्यूल फ्लोरिडा पहुंचने के बाद उस प्लेन में था। फिर आगे चलकर इन्होंने इसके ऊपर किताब भी लिखी। अभी जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स, डॉक्यूमेंट्री, मूवीज इस फॉर्म में बिक रही हैं। अब इसके पीछे रीजन ये है कि लोगों को मिस्टीरियस चीजें बहुत पसंद आती हैं कि बरमुडा ट्रायंगल पे क्या है, तो इन चीजों के ऊपर लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहते हैं कि ऐसी चीज क्या हो सकती है, तो लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज, डॉक्यूमेंट्री और बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। लोगों को फैक्ट्स वगैरह इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मिस्टीरियस चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें लोगों को पसंद ज़्यादा आती हैं। इसलिए हो सकता है कि इसकी बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बिकती हैं। आप सर्च करके देखिएगा इसके ऊपर कितनी सारी मूवीज़ बनी हुई हैं, मतलब अनगिनत मूवीज़ हैं इसके ऊपर। अगर आप इसकी बुक्स देखेंगे तो बुक्स का भी बहुत पहाड़ है, मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। लोगों ने अपने हिसाब से स्टोरी बना बना के बुक्स में छाप दी है, मूवीज बना दी हैं, इल्यूमिनाटी से जोड़ दिया है, एलियन से जोड़ दिया है। लोगों के मन में जो भी चीज आई लोगों ने बरमुडा ट्रायंगल को उससे जोड़ दिया। कुछ इंसिडेंट के कुछ डेटा प्रूफ जो 100-200 साल पुराने हैं, जिसको अब वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता, उसको हम मान रहे हैं। अब जब मैं आपको ये स्टोरीज बता रहा तो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इतनी ही मिस्टीरियस है ये जगह, तो आजकल इस जगह की बात क्यों नहीं होती है। अगर आज की डेट में किसी को फ्लोरिडा जाना है तो प्लेन या शिप का यूज करेगा और यही बरमुडा ट्रायंगल वाला रूट यूज करेगा। इनफैक्ट सबसे हैवी ट्रैफिक जोन है बरमुडा ट्रायंगल वाला। तो मैं आपको बताता हूँ जो टॉप 10 डेडली रीजन है उसमें तक बरमुडा का नाम नहीं है। किसी भी कंट्री ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि बरमुडा ट्रायंगल को मैप में डाल दें। यूएस ने भी तो बरमुडा ट्रायंगल का नाम जो है उसको ही नहीं मानती है। बरमुडा ट्रायंगल की जो विकिपीडिया डेफिनेशन है वो ये कहती है कि एक अर्बन लेजेंड है, मतलब कि ये एक कहानी है जो बताई जा रही है कि सच है पर वो सच नहीं है। लॉयड लिस्ट ये एक शिपिंग पब्लिकेशन है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड शिप्स का डेटा कलेक्ट करती है। उस लिस्ट में बताया गया है कि बरमुडा ट्रायंगल के पास 8634 शिप्स गई हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 2 कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही कम है, मतलब 8634 शिप्स गई, उसमें से सिर्फ 2 ही ऐसी शिप्स हैं जो वापस नहीं आई हैं। बहुत छोटा सा परसेंटेज है ये उतने में से। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना बवाल मचा हुआ क्यों है बरमुडा ट्रायंगल पे। वही बात है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी छाप दी हैं, उसमें ऐसी मनगढ़ंत स्टोरी उसमें डाल दी हैं कि लोगों को बरमुडा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस जगह लगने लगी है। उससे लोगों के पास पैसा जाने लगा था, तो उन्होंने बुक्स में और अपने हिसाब से मनगढ़ंत चीज़ें लिखनी स्टार्ट कर दी, मूवीज़ बनाना स्टार्ट कर दी और डॉक्यूमेंट्री भी ऐसी बनाना स्टार्ट कर दी, जिससे लोग एंगेज रहें उनके कंटेंट में और वो पैसा कमा सकें। ला ट्रिब्यूना की रिपोर्ट के हिसाब से 75 शिप्स और एयरक्राफ्ट मिस हुए हैं बरमुडा ट्रायंगल से। अगर आप एवरेज निकालोगे तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सेम इतनी परसेंटेज में इंसिडेंट हुए हैं। जापान के पास भी सेम ऐसा ही एरिया है जो ट्रायंगल शेप में है, उसका नाम भी दिया गया है ड्रैगन ट्रायंगल। यहाँ 1945 में A60 एयरक्राफ्ट का कनेक्शन टूट गया था और लास्ट मैसेज में पायलट सिर्फ यही बोल रहा था कि समथिंग इज हैपनिंग इन द स्काई इज ओपनिंग। उसके बाद आज भी उसका पता नहीं चला कि वहां पे हुआ क्या था। सेम इसी ड्रैगन ट्रायंगल में 1980 में MV डार्बी शायर, बहुत ही एक बड़ा शिप था ब्रिटिश का, वो अचानक से गायब हो गया था।
जिसका आज तक पता नहीं चल पाया। जैसे जैसे केस बरमुंडा ट्रायंगल के साथ हुए, सेम ऐसे केस ड्रैगन ट्रायंगल के साथ भी हुए, लेकिन ड्रैगन ट्रायंगल इतना प्रमुख नहीं हो पाया जितना बरमुंडा ट्रायंगल हुआ है, क्योंकि बरमुंडा के ऊपर बहुत सारी मूवीज और डॉक्यूमेंट्री बनी है जितनी ड्रैगन के ऊपर नहीं बनी। इसलिए बरमुंडा ट्रायंगल ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर सबसे ज्यादा है। बरमुंडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल के ऊपर ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे आते हैं, इसलिए उसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। अब बरमुंडा के ऊपर जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं, देखी गई हैं या हुई हैं, उसमें से देखा गया है कि वहाँ पे जो बोट खड़ी है उसमें से लाइफ जैकेट भी गायब है। तो हो सकता है ये भी कि लाइफ जैकेट पहन के वो जो इंसान उसमें थे वो कूद गए हो, समुद्र में छलांग लगा दी हो अपनी जान बचाने के लिए। हो सकता है कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि बोट को खतरा हो या डूबने हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ कि वो अपनी लाइफ जैकेट पहन के उस बोट से कूद गए हो। जितनी भी बोट्स मिली हैं 100 में से 90% मान के चलिए आप, उसमें से लाइफ जैकेट जो है गायब थी। अब एक चीज जो ज्यादातर केस में आपने सुना होगा कि कंपास खराब हो जाता है। देखिए कंपास के अंदर जब भी आप नॉर्थ की डायरेक्शन चेक करते हो तो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखाता है। इसलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम है, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कंपास दिखाता है और दूसरा ज्योग्राफिक पोल सिस्टम जो कि अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पर बेस्ड है। ज्योग्राफिक पोल को हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां आप कंपास से चेक करोगे तो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा, और जिस जगह ये एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा उस जगह को हम कहते हैं एगोग्निक लाइन। वैसे तो ये एगोग्निक लाइन चेंज होती रहती है, लेकिन बरमुंडा ट्रायंगल पे काफी सालों से इसका सेंटर है, इसलिए इस एरिया में कंपास काम नहीं करता और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की बात करें तो उसमें भी ये पता चला था इन्वेस्टिगेशन टीम को कि ये कोई ह्यूमन एरर था, जिसमें कंपास फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल खत्म हो गया। लेकिन आज की डेट में मॉडर्न जीपीएस हैं, सोनार हैं, इसलिए आज की डेट में बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में ज्यादा चीजें सुनाई नहीं देती हैं। बरमुंडा ट्रायंगल का जो एरिया है वहां पे मिथेन हाइड्रेट की भी फील्ड है। आज की डेट में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर दिए गए हैं जिसमें पता चलता है कि बरमुंडा ट्रायंगल की स्टोरीज जो बनाई थी लोगों ने वो एकदम फेक है। इसलिए कहा जाता है अफवाहें सुनकर अफवाहें ना फैलाएं, उसके पीछे के लॉजिक जरूर पढ़ें पहले। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसे कंटेंट के लिए। और अगर वीडियो में कुछ भी चीज़ पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा।